अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में हूँ हसनैन लियाकत और गुड मॉर्निंग के साथ आज आपको कहेंगे जुमा मुबारक। जी हाँ, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच विद गज़ल अशरफ अमान एंड मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। आज जुमा मुबारक है और आप सब देखने वालों को, हसनैन आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और आज खुशियों का दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है और साथ ही साथ इबादत का भी दिन है। आज के दिन जो है वो एक नए दिन का आप आगाज़ करें, नई सोच के साथ, नए इरादों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, क्योंकि जो है मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और ये बात कुरान करीम में भी है कि विद हार्डशिप देयर इज़ रिलीफ, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो परेशान नहीं होना। बिल्कुल ऐसे है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। गजल आप ठीक कह रही हैं। और जुमे के दिन मैं एक ही पैगाम देता हूँ कि जुमे की तैयारियां करें और साथ साथ सुबह की सोच देखते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो कि जुमे के रिलेटेड भी होंगी और आपने जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ना। इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ जाएं, मेरे पास एक दो ऐसी स्टोरीज थी जो मैं शेयर करना चाहता था। एक तो आपने देखा होगा पीआईए वाली स्टोरी है कि 85 अरब रुपए की पीआईए बेच रहे थे, 10 अरब रुपए की बोली लगी। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि हम 1 ट्रिलियन की पीआईए खरीदेंगे। अच्छा। मतलब आपकी बोली से ज्यादा की खरीदेंगे। सो हमें उन ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ रब्ता करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अगर मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए। और उसके बाद मेरे पास एक और खबर है पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से। गज़ल यहाँ पे हमारे पास आए थे सीडीए के एक डायरेक्टर। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जो भी हम ताज़ीन और आराइश कर रहे हैं शंघाई तावन तंजीम के इजलास में, वो ताज़ीन और आराइश रहेगी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जो ही एससीओ ख़त्म हुई उसके बाद से वो ताज़ीन और आराइश ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो जो लाइटिंग हमने की, वो इस्लामाबाद को जो सजाया हमने, उसके लिए 2 अरब और 70 करोड़ रुपया हमने लगा दिया है। अच्छा। हालांकि उस वक्त सीडीए हमें ये बता रहा था कि ये हम रिसाइकल कर रहे हैं, इस पर इतना खर्चा नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपका टैक्स, मेरा टैक्स और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसों से 2 अरब 70 करोड़ रुपए की ताज़ीन व आराइश की गई। और वो जो ताज़ीन और आराइश थी ना, वो ज्यादातर आपको रात को नजर आती थी। हालांकि आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुबह सुबह आए, तो किसी ने देखी नहीं होगी। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें बाद में ही सामने आती हैं। पहले तो बस जैसे हम कहते हैं ना कि वादे और दावे हवा में उड़ा दिए जाते हैं, तो ये वो वाला हिसाब था। और जी आज हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था और हमेशा से हम ये बात करते हैं कि हमारा शो जो है वो इंफोटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है। तो बहुत सी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं। और सबसे पहले जो आज हम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, कि पाकिस्तान में आपको बताऊं कि मजमूई तौर पर 93.8 मिलियन डॉलर के खेलों का सामान हसनैन एक्सपोर्ट कर चुका है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में जो है वो खेलों को तरजीह दी जाती है। खेल एक ऐसा है जो अवलीन तरजीह होती है तमाम ममालिक की, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो है खेलों के सामान में कर रहा है, जिसमें क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी की स्टिक्स भी हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो कर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी ग्रोथ और जितने भी मतलब एक्सपेंडिचर्स हैं वो, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनली भी जो है वो बिल्ड होगा। हसनैन, आपकी स्पेशलिटी जो है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, आप इसको कवर भी करते हैं काफ़ी सालों से। तो पाकिस्तान, मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का सामान है वो पाकिस्तान खुद बनाता है? जी हाँ, पाकिस्तान खुद बनाता है। और आपने जिस तरह ये खबर शेयर की, ये बड़ी हौसला अफजा खबर है। लेकिन सिर्फ मैं एक सियालकोट की बात बताऊं तो सियालकोट का जो फुटबॉल है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाँ। और वो फुटबॉल ना सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होता है बल्कि फीफा के वर्ल्ड कप्स के लिए भी वो जाता है। फीफा के वर्ल्ड कप में यूज़ होता है। और सियालकोट की जो इंडस्ट्री थी आज से 20-25 साल पहले अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। और दुनिया पूरी सियालकोट की सिटी को इस वजह से जानती थी कि ये खेलों का सामान बनाने वाला एक शहर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-10 साल में हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ चेंज हुई, जिसकी वजह से हमें इस तरह की खबरें नहीं मिल रही थी जिस तरह की खबरें आपने दी। और अब इस तरह की खबरें आना काफ़ी हौसला अफजा है कि करोड़ों डॉलर्स या फिर करोड़ों रुपए या फिर अरबों रुपए, जितने डॉलर्स आपने बताएं ये अरबों रुपए बनते हैं। अच्छा। जिसकी 3 महीने में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर सियालकोट। और सियालकोट रीजन में जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी। सियालकोट से आगे बढ़ते हैं लाहौर की जानिब और खबर आपको बताते हैं। लाहौर क्योंकि इंडिया के करीब है और जब भी लाहौर
की बात होती है तो हमें अमृतसर की याद आ जाती है, चंडीगढ़ की याद आ जाती है। इस दफा एक बार फिर पाकिस्तानियों ने इंडिया को शिकस्त दे दी। अच्छा, किस मैदान में वो आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। और अगर बात बताई जाए आपको तो आर्मी पब्लिक स्कूल APS लाहौर के बच्चों ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। लाहौर में गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम के तलबा ने एक ज़बरदस्त इंसानी परचम बनाया है और तफसीलात के मुताबिक ये सबसे बड़ा इंसानी परचम था जो कि 10,000 से ज़ायद तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास था, जहां पे भारत ने 7,368 तलबा थे जिन्होंने रवां साल ही इंसानी परचम बनाया था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया गया था और नया आलमी रिकॉर्ड अब लाहौर यूथ फेस्टिवल में बनाया गया और उसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रेसलर्स जो हैं वो भारत को शिकस्त दे देते हैं। हम देख रहे हैं कि आए रोज ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं जिसमें भारत को शिकस्त होती है पाकिस्तान के हाथों। तो ये जी एक बड़ा कारनामा था जिसमें स्टूडेंट्स ने जो है वो परचम बनाकर जो है हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर ये चल रहा है झंडा हसनैन, जिसमें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बड़ा एक फॉर्म में एक वे में बच्चे खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा जो है वो 10,000 तलबा का ये ग्रुप है बच्चों का जिन्होंने ये झंडा बनाया और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि भारत को शिकस्त दे दी गई है। तो भारत के बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। मुझे पर्सनली ये खबर पढ़कर बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इंजॉय भी किया और इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी मेरे लिए और यकीनी तौर पर जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। कायद-ए-आज़म की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह कितनी थी, क्या किसी को पता है? इसकी जो तफसीलात हैं वो ऑनलाइन सामने आ चुकी हैं। तो जब गवर्नर जनरल पहले बने थे कायद-ए-आज़म तो उनकी जो तनख्वाह थी वो 10,416 रुपये थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसमें से इनकम माहाना टैक्स भी देते थे और सुपर टैक्स भी देते थे, जो कि आज की नस्लों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत खुश आइंद बात है और एक मिसाल भी है। क्योंकि आपको पता है कि अभी मतलब माजी करीब की बात है कि कितनी ज़्यादा डिबेट कंट्रोवर्सी रही है टैक्स के हवाले से कि एलीट क्लास टैक्स नहीं देती। आप ये सोचें कि उस वक्त के 10,000 तनख्वाह आज के मुकाबले में वो एक मतलब लाखों के बराबर होगी, 1 लाख समथिंग होगा और उस टाइम भी टैक्स दिया जाता था। लेकिन आज जिन लोगों की तनख्वाह है वो लोग टैक्स नहीं देते, माहाना जो इनकम टैक्स होता है वो भी देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हसनैन, अगर कायद-ए-आज़म अपनी तस्वीर देखते नोट के ऊपर तो कैसा फील करते? प्राउड फील करते। लेकिन इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी कि कायद-ए-आज़म ने अपनी हयात में यानी कि अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के ऊपर मतलब उन्होंने तनकीद की थी या फिर ये कह लो कि उनको अच्छा नहीं लगा था कि कोई भी सिक्का या कोई भी पैसे हो तो उनके ऊपर तस्वीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवनेस की तरफ लेकर जाएं और इस तरह बात करें कि एक याद के लिए भी कायद-ए-आज़म की तस्वीर जो है वो नोट पर थी। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार 1957 में 100 रुपए का नोट जब बनाया तो उसके फ्रंट पर कायद-ए-आज़म की पिक्चर थी और ग्रीन कलर का ये नोट था और उसके बैक पर जो है वो बादशाही मस्जिद बनी हुई थी। जबरदस्त जी। कायद-ए-आज़म उस वक्त उनको जाए हुए दुनिया से गए हुए 9 साल हो चुके थे। अगर वो होते तो शायद वापस एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, लेकिन जिस तरह की आपने खबर बताई है मेरे ख्याल इसका क्रक्स गजल ये निकलता है। कायद-ए-आज़म उस वक्त 10,000 की जो तनख्वाह लेते थे उसमें से 2,200 रुपया वो अपना टैक्स की मद में देते थे और फिर सुपर टैक्स की मद में 3,190 रुपये देते थे। ऑलमोस्ट मतलब 10,000 में से उन्होंने 5,000 रुपया तो वापस कौमी खजाने में टैक्स की मद में भेजा है। ये हमारे लिए सबक है, ये उन लोगों के लिए सबक है जो कि टैक्स नहीं देते। आप सबको पाकिस्तान के टैक्स नेट में आना चाहिए। जब आप टैक्स नेट में आएंगे तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे तरक्की करेगा। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं आपको भारत लिए चलता हूँ। ईरानी जोड़ा है जो कि सियाहत करने के लिए भारत गया और इस दौरान उन्होंने आगरा में ताजमहल के करीब एक हिंदू मंदिर के सेन देखा जो कि बड़ा साफ सुथरा था। अच्छा। उन्होंने उस सेन में जाके नमाज अदा की। उनको नहीं पता था कि ये सेन है या फिर मंदिर है। जब उन्होंने ये नमाज अदा की तो उसके बाद एक वावेला मच गया। जिस तरह हम कहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस तरह की चीज़ें होती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन मजहबी अकदार में वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्योंकि अब ईरानी जोड़ा था वो वहाँ पे गया, सैर करने के लिए गया। दे डोंट नो कि मंदिर किस तरह के होते हैं, किस तरह के नहीं होते। इवन अब पाकिस्तान से भी कोई नौजवान जाएगा उसको नहीं पता होगा मंदिर किस तरह होते हैं किस तरह नहीं होते, क्योंकि हमने देखे नहीं है। सो उन्होंने फिर ये किया कि बहुत ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड किया और उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। और सिर्फ माफ़ी उन्होंने इन पर्सन नहीं ली, उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगेंगे वीडियो बना के और उसके बाद उसको अपने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। और भारत की जो इंतहा पसंदी है अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे नमाज पढ़ने पे हिंदू मंदिर के सेन में एक वीडियो आपको जारी करनी पड़ती है ताकि आपकी जान बचे और आप वापस अपने मुल्क जा सकें। देखिए इस चीज़ से ये हम अखज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि किस हद तक इंतहा पसंद है हिंदू कि मतलब आपके विजिटर्स आए हैं, आपके मुल्क में आए हैं सैर व तफरी के लिए, आप उनको फैसिलिटेट करने के बजाय मतलब आप जो है वो इतनी नफरत है आपको पाकिस्तानियों से कि आप इस हद तक निकाल रहे हैं, मतलब आप अपने मुल्क की इमेज को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं समझ नहीं आती। आगे चलते हैं जी। जैसे कि हम सबको पता है कि हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग खबर ये दूं, हैरानकुन बात की है कि जो मछली होती है, मछली जो है अपने इर्द गिर्द पानी को नहीं देख सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मछली पानी में रहती है और वो जिंदा भी पानी से ही रहती है। पानी से निकालते हैं तो वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। लेकिन जो उनका दिमाग है माहौलियाती फ़िल्टर का काम करता है मछलियों का, और ये जो फ़िल्टरिंग होती है ना, फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म, उन्हें अपने माहौल के इर्द गिर्द जो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, या फिर जो खुराक होती है, या फिर जो शिकारी होते हैं उनके, या फिर जो साथी होते हैं उनके ऊपर वो जो है वो तवज्जो मरकूज करने में मदद देता है, जो ये फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है। जिस तरह हम हवा को नहीं देखते उसी तरह मछली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी को भी नहीं देख सकती है। बहुत हैरानकुन बात है। हैरानकुन बात है। हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हाँ। हम उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहते, इसी तरह पानी नहीं होगा तो मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने ये भी बताई कि पानी बेसिकली वो इस वजह से भी पानी को फिल्टर कर सकती है कि पानी, अगर वो पानी को ही देखती रहेंगी तो वो फिर माहौल को कैसे देखेंगी, वो अपने ऊपर हमले को कैसे देखेंगी, खुराक को कैसे तलाश करेंगी। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया कि उनकी आंखों में पानी नज़र नहीं आता, लेकिन उनको बाकी तमाम तर जो आसपास की चीज़ें वो नज़र आती हैं, ख़तरात नज़र आते हैं, खुराक नज़र आती है, हर चीज़ नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं और अब समुंदर से, आपने समुंदर का जिक्र किया तो मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ। अमेरिका की रियासत अलास्का, जहाँ की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये आम सब्जियों से बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा। इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं कि आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। सामने देखिए वो कद्दू के लिए पूरा ट्रक जा रहा है जिसके ऊपर कद्दू है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सामने आई है कि 20 घंटे मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी पौधों की बड़े होने के बायस बनती है, जिससे बहुत बड़ी सब्जियां पैदा होती हैं। और ये अनोखी हालत अलास्का को अपनी द्योहैकल सब्जियों के लिए मशहूर करती है। और जुज़वी तौर पे अगर अलास्का की बात की जाए तो दिन की रोशनी के तवील घंटों की वजह से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। और रियासत के कुछ इलाकों में सब्जियां गर्मियों के महीने में 20 घंटे या उससे ज़्यादा धूप में टिक सकती हैं, मतलब वहाँ पर वो स्टे भी कर सकती है। और यही वजह है कि वहाँ की सब्जियाँ बड़ी भी होती हैं, मीठी भी होती हैं। अगरचा मिट्टी और सूरज की रोशनी बड़ी सब्जियों को उगाना मुमकिन बना देती है, लेकिन इन फसलों को काश करने के लिए हुनरमंद किसान वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बड़ी रिकॉर्ड साज किस्म के किसान हैं जो ये तमाम तर काम करते हैं। अच्छा आसनान, जैसे कि आपने बताया ना कि वहाँ की सब्जियाँ बड़ी होती हैं और खूबसूरत भी होती हैं, मीठी भी होती हैं, तो इसी हवाले से मैं पढ़ भी रही थी। अलास्का में एक चीज़ ये है कि वहाँ पर ना, चूँकि जैसे आपने बताया कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है। दूसरी एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि वहाँ पर पानी जो है वो, ज़मीन जो है वो ठंडी होती है। जब ज़मीन ठंडी होती है तो फर्टाइल जो ज़मीन में जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं ना, तो उसमें होता है कि बूस्ट मिलता है उनकी ग्रोथ को, सब्जियों की ग्रोथ को। और दूसरी एक बड़ी वजह इसमें यह है कि वहाँ पर जी ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जब ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल होता है तो वो टेम्परेचर और लाइट में जो है वो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ी वजह यह कि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब वहाँ पर पानी की कमी होती ही नहीं है जब पानी उनको मिलता है। और साथ ही साथ एक और बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगी, वो हाइपरपोनिक्स है। उसमें ये होता है कि जो पौधे होते हैं ना, वो आपको ज़मीन के बजाय आप पानी में उनको उगाते हैं। तो इसलिए जी ये जो है अलास्का की ये अच्छी बात है कि वहाँ पर सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ये सबक हमारे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तानी लोगों को भी हासिल करना चाहिए कि किस तरह जो है हम उस मुल्क से भी सीख सकते हैं। एक अच्छी बात है। आगे बढ़ें जी। आपको सब्जियों के बारे में तो आपको बताया है हसनैन ने, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अमरीकी मार्केट रिवायती चारपाई $3000 यानी कि वो लगभग बनते होंगे 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, तो उसमें जो है वो एक चारपाई पेश की जा रही है। वो चारपाई हाथ से तैयार की गई है और ये चारपाई आला मयार के मवाद से भी बनाई गई है, जिसमें एक ऐसा डिज़ाइन है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ये चल भी रहा है डिज़ाइन, जो सकाफती विरसे को जदीद खूबसूरती
सख्ती के साथ जोड़ता है। और इसके साथ ख़ास बात यह है कि रेशम और पेचीदा कारीगरी को नुमाया भी किया गया है और इस चारपाई को एक वर्सटाइल जो है वो पीस बनाता है, जो इनडोर और आउटडोर सिटिंग्स के लिए, बैठने के लिए भी बहुत करामत साबित होता है। और अच्छा भी लगता है कि जब आपका कोई इवेंट है तो आप उसमें इस चारपाई को रख सकते हैं, उस पर बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चारपाई जिस तरह आपने बताया, इससे पहले कि आप ब्रेक की तरफ चले जाएं, इस तरह की चारपाई अमेरिकन को बताना है कि पाकिस्तान में आ जाइए, 4, 5, 8 हज़ार 10 हज़ार की आपको मिल सकती है जी। बस इतना बताना था। ठीक है जी, चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते बाद वापस आएंगे और आपसे गपशप का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी कि रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। रेलवे वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड ओपन लाइन ने डीएस कराची डिवीजन की तरफ से रेलवे मजदूर रहनुमाओं के डीएस ऑफिस, लोको शेड, जनरल स्टोर कराची कैंट, C&W शॉप हैदराबाद और रेलवे के दीगर तनसीबात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जबकि पाबंदी की मजम्मत करते हुए ये मुतालबा किया गया है कि डीएस कराची डिवीजन मजदूर दुश्मन अहकामात को फौरी वापस लें। ये अहकामात लेबर कवानीन और आईन पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ट्रेड यूनियन जो है वो सरगर्मियों में भी किरदार अदा नहीं कर रहे और ये एहतजाज जारी है, गुज़श्ता कई हम देख रहे हैं महीनों से जारी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अदायगी नहीं की जा रही तनख्वाहों की और इसके साथ साथ उनको जो है प्रमोट भी नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसे है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में आप देखिए आए दिन कभी कभार एहतजाज हमें रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। कल देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, आज रेलवे वाले कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा फ्लोर मिल्स वाले एहतजाज कर रहे थे। PIA वाले भी आपको बहुत जल्द एहतजाज करते हुए नजर आएंगे जब कोई बोली लग जाएगी 85 अरब के करीब करीब। सो ये रेलवे की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ना इसको गरीब का सहारा कहा जाता है। ये गरीबों के लिए, जो मुतवसत तबके के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा जरिया नकलो हरकत है कि उसमें काफ़ी कम एक्सपेंस आता है। लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट नो, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी रेलवे के सेक्टर को क्यों तबाह किया जाए। और खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं और हमारी एक अगर जायजा ले सारी सूरत हाल का तो हमारी मैशत को भी इसके हवाले से नुकसान है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि रेलवे में सफ़र करती है। अनवार अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी। अनवार, पहले तो ये बताएं कि एहतजाज कब से जारी है और क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? देखिए, रेलवे में जो यहाँ के बहुत सारे मेरे जो वहाँ के उनके प्रेम यूनियन के सदर हैं, कल उनसे मेरी बात हुई। जो इश्तियाक अरफान हैं, जो रावलपिंडी के सदर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने पूछा कि एहतजाज की वजह क्या है। वैसे तो इनके मुतालबात काफ़ी हैं, लेकिन जो मरकजी जो सदर उनके कहना था कि जो रेलवे प्रेम यूनियन के जो रावलपिंडी के जो यहाँ पे मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, उनकी बड़ी वजह यह है कि इनके डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं अदनान DE जो है, इन्हें हाल ही में एक घर अलाट हुआ है। तो इन्होंने रेलवे के 2 मुलाजमीन को घर के काम के लिए कहा और उस पर वो जब वो घर में गए तो उनके एक भाई ने वहाँ पे उन्हें डांट टपट की और उसके अलावा उन्होंने मजीद जो 17 बंदे घर के लिए भेजे, घास काटने के लिए, रंग और दीगर घर की रेनोवेशन के लिए। तो उनके वहाँ पे मौजूद भाई ने, जिस तरह उन्होंने बताया मुझे, सदर के जो यहाँ के प्रेम यूनियन के सदर हैं, उन्होंने बताया कि उनके भाई जो ऑफिसर हैं अदनान खान DE, उनके जो भाई है उन्होंने उनको गालिम गलौज दी और उन्हें काफ़ी डांट टपट दी। इस पर जो वहाँ के जो मुलाजमीन थे उन्होंने कहा कि हम रेलवे के मुलाजम हैं, ज़ाती मुलाजम नहीं है, हमसे घास कटवाया जा रहा है, यहाँ के रंग रोगन कराया जा रहा है, घर की रेनोवेशन कराई जा रही है। तो इस पर जो DE थे उन्होंने बड़े वो सीखवा हुए और उनके मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। तो इस बार जो यहाँ के मुलाजम थे वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मोस्टली जो सीनियर अफसरान हैं वो रेलवे मुलाजमीन को अपने घरों में, अपने फार्म हाउसेज पे और अपने जो उनके जो होते हैं घर होते हैं वहाँ पर काम के लिए भेज देते हैं। और मोस्टली उन्होंने कहा है कि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर तकरीबन लगभग 40,000 जो इस वक्त मुल्क भर में जो रेलवे मुलाजमीन हैं वो अफसरान के घरों में काम करते हैं, या तो उनके किसी फार्म हाउस पे काम कर रहे होते हैं या किसी घर में काम कर रहे होते हैं। तो ये रेलवे का खसारा जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि रेलवे को अपनी मिराज समझ लिया है इन अफसरान ने, और जितने भी मुलाजमीन हैं इन्हें बजाय रेलवे में काम करने के इनको घरों में काम कराया जाता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा हैरत अंगेज और बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने कहा कि ये गैंग वैन जो होते हैं
जो रेलवे ट्रैक्स पे काम करते हैं, उनका ये कहना था कि एवरेज 200 गैंग्समैन में से 100 जो हैं वो अफसरान के घरों में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी जो मोस्टली जो गैंग्समैन हैं वो ड्यूटी पर कई माह से जाते ही नहीं है, और उनकी अगर किसी एक गैंगमैन की अगर सैलरी 40,000 रुपए है तो वो जो मुतलका अफसर होता है वहां का, रीजन का, उसे आधी सैलरी दे देता है और बगैर काम किए वो आधी सैलरी घर में ले रहा होता है, और आधी सैलरी जो गवर्नमेंट के खजाने से तो ज़ाहिर रेलवे के तो अदायगी होगी उसे, वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो यूं ये अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत अजीब व गरीब सी आप बात बता रहे हैं कि अगर 100 बंदा है तो 50 उनके घरों में काम करते हैं, लेकिन ये चीजें क्या रिसेंटली हो रही हैं या फिर अरसा दराज से चली आ रही हैं? इस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो, या फिर ये अभी इसी दौर में स्टार्ट हुई हैं? देखिए हुसैन, मेरी बड़ी तफसीली बात हुई थी। इश्तियाक अरफान है जो प्रेम यूनियन के सदर है रावलपिंडी के, उनसे कल मेरी गुज़श्ता रोज में से बात हुई थी। उनसे मैंने कहा था कि आपके पास अगर कोई इस बात के सबूत हैं, उन्होंने कहा कि आप मुल्क भर में किसी भी शहर में चले जाएं तो ये वहां पर अरसा दराज से ये चल रहा है। उनका ये कहना था कि मैं नोटिफाई भी कर सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं वो ड्यूटीज पर नहीं आ रहे, वो घरों में मौजूद हैं, तनख्वाहें उन्हें मिल रही हैं, और मोस्टली जो वो हैं उनकी कुछ जो हिस्सा अपनी तनख्वाह का होता है, जो आधा हिस्सा या कुछ कह सकते हैं, वो अपने आला अफसरान को दे देते हैं। यूं ये मामला अरसा दराज से चल रहा है। उन्होंने इसके अलावा भी कहा, उन्होंने कहा कि तकरीबन इस वक्त मुल्क भर में 40,000 जो मुलाजमीन ऐसे होंगे जो अपने अफसरान के घरों में काम करते हैं, वो रेलवे के ड्यूटीज नहीं कर रहे होते, अपने अपने फील्ड्स में नहीं जाते, वो सिर्फ वो सुबह चले जाते हैं, उनके घरों में काम करके वहां से वापस चले जाते हैं। तो मोस्टली जो अफसरान है वो रेलवे मुलाजमीन को अपने घरों का मुलाजिम समझ रहे हैं और घरों में काम करा रहे हैं। और यही एक वजह भी है जिस पर जो अदनान जो डी हैं, उन्होंने कुछ रेलवे मुलाजमीन को डांट डिपट की, उन्हें उसके बाद उन्हें सस्पेंड करना चाहा। तो इस पर जो यहाँ के रावलपिंडी के जो मुलाजमीन है वो छापा एहतजाज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि हम किसी ठीक हो गया। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी से, जो कि इस वक्त हमें डिटेल बता रहे थे। वाले से हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ मौजूद है राजा अब्दुल मनाफ साहब जो कि रेलवे के मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। राजा साहब खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। हमने इनिशियल मामला तो जाना है अनवार अब्बासी साहब से, आप बताइएगा कि एहतजाज कब से आपने शुरू किया और आपकी क्या क्या शराइतें हैं जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हो, एहतजाज खत्म करेंगे वो शराइत जब गवर्नमेंट मानेगी तो? हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपने सुन लिया? जी, ये इस पे आप स्काइप पे नहीं मतलब बात कर रहे हैं? जी जी, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए प्लीज, आप जवाब दीजिए। जी, आप आवाज आ रही है आपकी? जी जी, जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा, सवाल ये है सर कि एहतजाज आप कर रहे हैं, क्या वजह है एहतजाज कर रहे हैं और कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? जी अच्छा, बस ये एक ही सवाल है। मैं इसको फिर सर हम लाइव बैठे हुए हैं, अगर आप जवाब देना चाहते तो दे दीजिए सर। इस वक्त अवाम आपको सुन रही है, आपके लिए बात कर रहे हैं और आप से पूछ रहे हैं कि एहतजाज की वजह क्या है। जी बिल्कुल। चले जी, राजा अब्दुल मनाफ साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हम उनके साथ लाइव गपशप कर रहे हैं, और उन्हीं के इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि शायद कुछ मामलात हल हो जाए, बट शायद वो उनको आवाज नहीं जा रही है। आवाज जा रही है, वो मतलब कह रहे हैं एक ही सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, मतलब हसनैन आप ये देखें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेलवे के अंदर इस तरह के मामला, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे आपस में, कि एक इतना बड़ा खसारा और एक बड़ी तादाद है लोगों की, शहरियों की, जो कि रेलवे का सफ़र करते हैं, और काफ़ी अरसे से ये एहतजाज जारी है। और वजह जो इस वक्त जो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे अनवार अब्बासी, उनकी जानिब से जो सामने आई वो यही कह रहे थे कि जो इन डिटेल उनकी बात हुई है मुलाजमीन का, उन्होंने जिक्र किया कि 50 जो है, अगर 100 मुलाजमीन है तो 50 उनके घरों में काम कर रहे हैं। काफ़ी ये हैरान कुन बात मुझे तो लग रही है। बिल्कुल, बहुत ही अजीब व गरीब सा सिचुएशन है, क्योंकि इसी वजह से हमारे इदारे भी तबाह होते हैं। आप एक तो देखिए कि आप PIA की मिसाल ले लीजिए, जहाँ पे सिर्फ 17 जहाज ऑपरेट कर रहे हैं, तकरीबन उनके हम पढ़ रहे थे कि 700 तो पायलट हैं 17 जहाजों के लिए। इसी तरह से PIA के मुलाजमीन अगर 40-50 मुलाजमीन किसी के घर में काम कर रहे हैं तो 40-50 मुलाजमीन बाहर काम कर रहे हैं। उन 40 में से भी आई थिंक सो 25 तो काम पे आते हैं, 25 आधी तनख्वाह लेते हैं, आधी ऑफिसर्स को जाते हैं। चलिए हसनैन, हम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खालिद महमूद चौधरी साहब, रेलवे वर्कर्स का एहतजाज जारी है, इस पर उनसे बात कर लेते हैं, उनकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा कि ये वजह क्या है, मामलात क्या है, एहतजाज क्यों हो रहा है, क्या मुतालिबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद महमूद चौधरी, प्रेम यूनियन चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है।
पाकिस्तान रेलवे में अरसा दराज से इंतहाई बदनज़मी और करप्शन की बुनियाद पर रेलवे और रेलवे मुलाजमीन इंतहाई परेशानी की आलम में है। आज भी रेलवे मुलाजमीन जबकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसके बावजूद वो रेलवे को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और रेलवे आज भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ कैटेगरीज को किराए की मद में फैसिलिटेट कर रही है। आपकी इतला के लिए, एक भाई के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि आज भी रेलवे 75 साल से जायद मर्दों खवातीन को फ्री सफर की सहूलत दे रही है। 65 साल से जायद मर्दों खवातीन को वो अपने 50% राय दे रही है किराए की मद में। इसी तरह सहाफियों को उनकी फैमिली समेत 80% राय दे रही है। दर्जनों कैटेगरी को, मजदूरों को, नाबीनाओं को, दूसरे अहबाब को जो है ना वो फैसिलिटेट कर रही है। इसका बुनियादी मतलब ये मकसद है कि रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफाई फलाई अदारा है। रफाई और फलाई अदारे नफा और नुकसान की बुनियाद पर नहीं, लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हुकूमतें उनको जो है ना वो सब्सिडाइज करती है। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, मोटरवे है, दूसरे सरकारी तलीमी अदारे, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम जो है पब्लिक को सहूलत फराहम करती है और इनकी माली मदद जो है वो हुकूमत करती है। हम ये समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि रेलवे और रेलवे मुलाजमीनों की परेशानी की असर वजह ये है, आज की और माजी की तमाम हुकूमतों ने इस रेलवे को भरपूर रफाई और फलाई अदारे के तौर पर इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं। लेकिन इस रफाई और दफाई अदारे के हवाले से हुकूमत को जो माली सपोर्ट करनी चाहिए थी रेलवे को, उससे वो बिल्कुल जो है वो अपने नहीं कर रहे, जिस वजह से रेलवे मुलाजम भी परेशान है और रेलवे जो ट्रेन ऑपरेशन है वो भी इंतहाई शदीद मुतासर है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमतों की, अगर दायरे के अंदर कोई करप्शन है तो उसको उसका कला कमा करना भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अच्छा खालिद साहब, बहुत सारे डिपार्टमेंट खालिद साहब हम देख रहे हैं, आज भी ये मिनिस्टर से महरूम है। खालिद साहब, बहुत सारे इदारे हम देख रहे हैं जिस तरह PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो इसी तरह क्या आपको भी खदशात हैं कि रेलवे को इस वजह से नहीं देखा जा रहा कि कल इसकी भी प्राइवेटाइजेशन की जाएगी? हम ये समझते हैं कि हमारा 200% ये यकीन है कि जिस तरह पहले स्टील मिल को बर्बाद किया गया, फिर उसको निजकारी के हवाले से, अब PIA को भी पहले इसी तरह बर्बाद किया इन्हीं हुकूमतों ने, ताकि इसके साथ जो औने पौने मतलब जो आप इस्तेमाल करें। हुकूमतें PIA को चला नहीं रही और सूबाई हुकूमतों में मुकाबला कि हम PIA को खरीदेंगे, तो इससे वाज़ेह तौर पर होता है कि ये बदनज़मी जो है जानबूझकर हुकूमतों की सतह पर की जा रही है, अदारों के साजात को और अदारों के वसाइल को अपनी पेट भरने के लिए ये जानबूझकर साजिशें की जा रही है। हाँ, ये आपके प्रोग्राम की वसात से हुकूमत पाकिस्तान से अपील भी करता हूँ कि इस पाकिस्तान के सबसे बड़े रफाई दफाई फलाई अदारे को फौरी तौर पर 50 अरब का बेल आउट पैकेज दे। हर हुकूमतों ने, बरतानिया हो, इंडिया हो, सऊदी अरब हो, वो हजारों अरब डॉलर जो है वो हर साल जो है वो इसमें इन्वेस्ट करती है रेलवे में। उससे रेलवे की तरक्की होती है और उससे उन मुल्कों की मईशत में बुनियादी किरदार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही की जहाँ पे और बहुत सारी वजूहात है, वहाँ पे वजह ये भी है कि इस रेलवे के ऊपर वो तवज्जो करप्शन खालिद साहब यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है जिस मुतालिक आपने कहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे मनाफ, जो कि तमाम तर करप्शन के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे और एक बड़ा खदशा उनको ये है कि शायद इसकी निजकारी ना हो जाए। तो ये तमाम तर मामलात हैं इस वक्त जो जिससे रेलवे इफेक्ट हो रही है, और भी इसमें बहुत अगर हम जाएँ तो हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें तो शायद पूरा शो ही निकल जाए। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि तवील अरसे से 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर उनको इज़ार तशवीश है। सो टैक्स के जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, इसके ऊपर उनको इज़ार तशवीश है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर वो रैपिड स्पीड पे काम करेंगे। तकरीबन 60,000 और केसेस भी हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम करना है। इसके अलावा अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो PTI के बहुत सारे रहनुमा हैं जो कि इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए शायद कोई रिलीफ लेके आएंगे और PTI इस वक्त इस स्टेज पे है कि वो कहीं ना कहीं पे
रिलीफ तलाश करती हुई नज़र आती है। लेकिन जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उन्होंने तो बता दिया कि हमें किसी खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी जंग को, ये झूठी जो है वो होप्स दिला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें आईनी बेंच का हवाले से जो है वो आज उस मुतालिक भी बात की जाएगी। हाँ, ये आज एक अहम खबर है। इस तमाम सूरत हाल पर हम ओवरऑल बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, बहुत से मुल्की सियासी सूरत हाल में इस वक्त हम देख रहे हैं एक के बाद एक केस, और रोज़ाना जब उठते हैं तो कोई ना कोई नई खबर होती है और फिर सारा दिन की सुर्खियाँ, हेडलाइंस उसी खबर को लेकर बनती हैं। सबसे पहले तो ट्रंप की जो स्पीच हुई थी उसमें आपको लगता है कि कोई जिस तरह से बात कर रही है पीटीआई के, कोई रिलीफ मिल सकता है? ग्राउंड रियलिटीज क्या है, किस बुनियाद पर ये बात की जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल है पीटीआई को ट्रंप के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने केसेस के ऊपर और अदलिया के अंदर और फिर अवामी सतह के ऊपर जो है कि एक मुहिम चलानी चाहिए इनको, बड़ी एग्रेसिव किस्म की, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नजर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये खामोशी से बैठ गए। तो इनको अगर इंटरनल इश्यूज के ऊपर और इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर अगर ये फोकस करें और दबाव बढ़ाएं तो इनको जो है कि इंसाफ मिल सकता है। रिलीफ तो पाकिस्तान में देखें, बात यह है कि, और इंसाफ इसलिए इनको मिल सकता है कि इनके केसेस को अगर आप स्टडी करें तो तमाम के तमाम झूठे बेबुनियाद केसेस, और बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लॉजिकल और लीगल जो है कि आपको जस्टिफिकेशंस मिलती हैं कि अच्छा वाकई केसेस बनते हैं। अदरवाइज तो सारे के सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। और गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये चीफ जस्टिस के दहशतगर्दी के जजेस के केसेस के हवाले से मीटिंग थी, तो उसके अंदर भी कोई 2-2.5 हज़ार केसेस थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे कहा गया इनको स्पीडी, इनको जो कानून के मुताबिक मुकम्मल करें। 2-2, 2.5 साल से पॉलिटिकल केसेस को लटकाया हुआ है। लेकिन जहां तक अमेरिकन इंतजामिया की वहां पे गवर्नमेंट की तब्दीली है, हाँ, उसका ये जरूर होगा कि क्योंकि इनकी पॉलिसीज जो है कि उन्होंने पहली जो स्पीच की, अब गुज़श्ता रोज भी स्पीच की, उन्होंने मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान को फोकस किया है। अब ये दोनों ऐसे इश्यूज हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बड़ी अटैचमेंट है। फलस्तीन के साथ पाकिस्तानियों की वैसे भी बीइंग एक मुस्लिम ममालिक के एतबार से हमारी पॉलिसी है कि बैतुल मुकद्दस को जहाँ पर बनाया जाएगा दारुल हुकूमत और एक रियासत कायम होगी, तो हम उसको फलस्तीन मानते हैं, और उसके बाद जो है कि हम जाके इसराइल को तस्लीम करेंगे जब वो फलस्तीन को, उसकी रियासत को और बैतुल मुकद्दस को दारुल हुकूमत मानेगा और वो इसके लिए वहां से कब्जा खत्म करेगा। तो ये हमारा हमेशा से 70 साल से हमारा एक मौक़िफ़ है। तो ट्रंप ये कहते हैं जी कि वो आएंगे और वो किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जंगें खत्म करवाएंगे। तो वो यूक्रेन की तरफ भी और फलस्तीन की तरफ भी ये बात कर रहे हैं। अब यही असूल हम अफगानिस्तान और कश्मीर की तरफ लेकर आते हैं। अब गुज़श्ता रोज भी उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान में उन्होंने, क्योंकि दोहा प्रोसेस का जो इनिशिएट हुआ था वो ट्रंप के दौर में हुआ था, और खलील जो इनके जो एडवाइजर थे सलमे खलीलजाद, वो रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को लीड कर रहे थे, उनके एम्बेसडर थे ये। तो अब ट्रंप ये कहते हैं जी कि अफगानिस्तान के अंदर वो जो दोहा प्लान था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अब उसको कंप्लीट किया जाएगा, और फिर जो उन्होंने कहा कि अपने उनके जो जर्नैल थे अफगानिस्तान के अंदर सर्व कर रहे, उनको वो फारिग कर देंगे, और बेहतर है कि वो उनके हलफ बर्दारी से पहले ही जो है कि वो उनकी टेबल में इस्तीफा आ जाना चाहिए उनका। तो ये अब अफगानिस्तान की तरफ फोकस करें। अफगानिस्तान की तरफ फोकस होगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फोकस हो जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है हमारा, और अफगानिस्तान के इश्यूज जो है कि बदकिस्मती से हमने भी पिछले 2-4 साल के अंदर जो है अफगानिस्तान को जो है कि वो मिस डील किया है। हमने वहाँ पे मसाइल पैदा किए हैं, मसाइल हल करने की बजाय हमने वहाँ पे मसाइल ज्यादा बढ़ा ली हैं। अच्छा, खालिद साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर अफगानिस्तान की तरफ उनका फोकस हो भी जाता है, तो हमने देखा है माजी में कि अमेरिका अगर हाथ मिलाता है तो हम गला मिलाने को तैयार होते हैं, तो ये फोकस उनका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगा ना। वो कोई तीसरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं करेंगे इस वक्त पीटीआई की। जो बात आपने कही है वही करना होगा कि पीटीआई को तो अपने लीगल केसेस को लीगल बुनियादों पर लड़ना होगा। मैं उस तरफ आ रहा हूँ अभी। अगर फोकस होता है ना, देखें, तो फिर बात यह है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने डिलीवर नहीं किया और वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने डिलीवर नहीं कर सके जो दोहा एग्रीमेंट के हवाले से और अमन नहीं ला सके, तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो हमने भी तो अमन बिगाड़ा ही है ना यहाँ पर। हम कहते हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं जो यहाँ पे चीजें खराब कर रहे हैं, तो जिस पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर वो ये समझते हैं कि अपने अंदर वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो वो फिर पाकिस्तान से भी डिमांड करेंगे जी कि आपके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग मिस हैंडल कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये चीजों को खराब कर रहे हैं, ये चीजें नहीं ठीक हो पा रही, उस स्टेज के ऊपर आके फिर ये जो आपका पॉलिटिकली होता है ना, अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो अवामी नुमाइंदगी की हुकूमत नहीं है, कब्जे की हुकूमत है ना। ये आपके
अब अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या फर्क था? अमेरिका के अंदर भी जो है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो तमाम कुव्वतें थी जो पाकिस्तान में तमाम कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। वहां पे ये हुआ कि अवाम ने जो वोट दिया उसका एहतराम किया गया और उस एहतराम में जो है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि विक्ट्री स्पीच करने दी गई है। पाकिस्तान में जो है कि अवाम के वोट का एहतराम नहीं किया जाता। अब गुज़श्ता रोज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लोगों ने बहुत कम नोटिस किया उसको। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उन्होंने कल एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान से मुतल्लिक, और जिसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो है कि वो अरूज पर हैं। और उसमें आपकी ये जो हमारे इंटरनेट के साथ हो रहा है, मोबाइल के साथ जो कुछ हो रहा है, एक्स के साथ जो कुछ हो रहा है, और ख्वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मीडिया के साथ, सियासी वर्कर्स के साथ, उस सबका तस्करा है उसके अंदर। अच्छा, अब ये वो सारी चीजें हैं कि जब ये चीजें जब हाईलाइट होती हैं और फिर अमेरिका अगर ये कहता है कि जनाब वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, क्लेम करता है ना वो, अगर उस क्लेम की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान से कहते हैं जी कि आपके इंसानी हकूक की वायलेशन अगर आप ये खत्म नहीं करते, तो फिर हम आपको यूरोपीय यूनियन के अंदर GSP प्लस जो है कि स्टेटस उसका खत्मे के लिए हम बात करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी बहाली के लिए, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे जनाब, आपने अगर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को खत्म ना किया। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने जो है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह ना रेत में सर दिया होता, जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने रेत में सर दिए हुए ना, देख ही नहीं रहे थे। काजी साहब जैसे थे यहाँ पर कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या मुजालिम हो रहे हैं, तो वो चुप करके बैठे थे, ठीक है जी होने दें, बल्कि फैसिलिटेट करते थे यहाँ पर। तो अब वहां पे शायद इनको फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, ये परेशानी है पाकिस्तान के लिए। हमारा जो है कि देखें, हम ख्वाजा आसिफ ने जैसे कहा था वेंटिलेटर के ऊपर है हम जी, और शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो अब आपने IMF से पैसे भी लेने हैं, कर्जा भी लेना है, एक एक किस्त के लिए आपको $1 के लिए आप हर रोज मिन्नत तरले कर रहे होते हैं, और फिर आपको यूरोपीय यूनियन से अपना जो टेक्सटाइल कोटा और आपकी एक्सपोर्ट जो है सारी सारी यूरोप को, अमेरिका को है, उसको भी बचाना है आपने। और आप दूसरी तरफ जो है कि अगर आप इंसानी हकूक वायलेशन या बंद नहीं करते और कहते नहीं हम बड़े तुरम खान है, हम जो है कि जो मर्जी करते फिर हमें कोई नहीं पूछ सकता, तो फिर आपको उधर जो है कि इकोनॉमिक सैंक्शन या इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वहां पे आपको जो है कि घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल है कि PTI को अपनी अवामी तहरीक के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने केसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अदलिया के अंदर जो है कि आपको अभी एक हवा का झोंका फील हुआ था जब जजेस ने खतूत लिखे थे और कहा था जी कि यहाँ पे एक्सेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। वो मामला जो है कि आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इजलास होना है, उसमें वो 6 जजेस के खत का मामला भी है, और वो जजेस भी है कि जो हमेशा कंधा फराम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत को कि इंसानी हकूक की वायलेशंस के अंदर मुलव्वस रहते हैं या इस किस्म की सहूलतें करते हैं, उनके केसेस भी इसके अंदर हैं, रेफरेंस आए हुए हैं। तो अब ये देखना है कि आज ये क्या फैसला करते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मेरा ख्याल है PTI इधर अगर फोकस करे, देखें अगर PTI ये करे कि अच्छा जी ट्रंप आएगा तो सानू जान बचाएगा, तो फिर तो वो डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ट्रंप में क्या फर्क होगा। डोनाल्ड लू ने भी कहा था कि जनाब वो इनको नहीं पसंद करते थे, उन्होंने कहा जी खत लिखा कि इनको फारग कर दो। बाजवा साहब फौरन बिच के जनाब उन्होंने कहा जी फारग करो, सारे फारग करो। उनके सुसर साहब ने यहाँ पे सारे तितर पितर जो सियासी जमातें थी उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ अदम एतमाद में जनाब फारग करना है इनको। तो अब अगर वो ये कहते हैं कि आप सारा इन्हिसार उधर करते हैं, ठीक है, आपके अच्छे मुरासे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताएं कि जिस तरह अभी आपने PTI के हवाले से बात की, क्या हम ये समझ सकते हैं कि नून लीग के लिए कोई मुस्बत चीज़ें सामने आ सकती हैं? क्योंकि हमने देखा एहसन इकबाल ने भी जो उनसे रिलेटेड, ट्रंप से रिलेटेड साबिका ट्वीट्स थे वो डिलीट कर दिए, फिर CM पंजाब मरीम नवाज के भी जो बयानात थे वो भी उनको भी सामने रखे। तो देखिए मेरा ख्याल है ये एक बुजदिली होती है। आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर किसी की सियासत के ऊपर तनकीद करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, ये तो एक सियासी हक है ना हमारा। अगर आप एक सियासी जमात के इतने जिम्मेदार ओहदे पर रहे और आपने किया पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया, तो उस पर कायम रहना चाहिए। ये क्या हुआ, ये अच्छा वो सदर बन गए थे, ये तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी किसी मनसब पे होगा तो आप डर के दुबक के जो है बैठ जाएंगे और अपना मौका बदलते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। और इनको देखें, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन है उसमें तो नून लीग को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से या इवन हमारे डिफेंस को जो है पेंटागन से, अपने CIA को ISI को CIA के साथ, वो तो अपने बायलैटरल कोऑपरेशन उसके लिए तो बातचीत चलती रहती है, वो होती भी रहेगी। असल जो इशू है, जो आपका भी क्वेश्चन था, उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 5-10 लोग ऐसे हैं जिनसे वो बड़ा इम्प्रेस है।
उनमें से इमरान खान एक है सही, जिनको बड़ा पसंद करता है वो। और खालिद साहब, आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमारे पास वक्त आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे इंटरनेशनल की, जो कि इस वक्त एटलीट ओवल में जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और अभी तक लगी रहा है कि बॉलिंग का फैसला पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा, जहां पे 4 विकेट लेने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। 2 विकेट्स रही शाहीन शाह अफरीदी के नाम और 2 विकेट्स रही हारिस रऊफ के नाम। लगभग इस वक्त 100 के करीब रन बना चुकी है टीम ऑस्ट्रेलिया। कितना हदफ होना चाहिए, क्या आज का मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, इस तमाम के ऊपर आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी। बहुत शुक्रिया याहिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त कोई भी तब्दीली नहीं की गई, 4 विकेटें लेने में कामयाब। अच्छा जी, अब 5 हो गई हैं, 5 विकेटें लेने में कामयाब हो गया इस वक्त पाकिस्तान। कितना हदफ आसानी से आज हम ले लेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फजल और लियाकत आपको, और बहुत ही अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान का। आधी ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो पवेलियन लौट गई है और सिर्फ स्कोर 101 रन है। और जो अभी स्टीव स्मिथ आउट हुए हैं, इससे पहले उनके खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की अपील मोहम्मद हसनैन की गेंद पर जो है वो रायगा गई। हालांकि पाकिस्तान ने रिव्यू भी लिया था, लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों हसनैन ने स्मिथ को आउट करवा दिया है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं। अब तक बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिजवान ने टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग का फैसला किया, पाकिस्तान टीम के हक में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वापसी के तमाम रास्ते बंद करने होंगे, क्योंकि 210 पाकिस्तान के लिए अच्छा एक स्कोर होगा, लेकिन अबव 250 पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी एक मुश्किल टारगेट होगा इस पिच को। अच्छा यही भाई, अगर टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम विदाउट एनी चेंज गई है। इस तरह की खबरें आ रही थी कि अरफात मिनहास या फिर फैसल अकरम को टीम में रखा जा सकता है। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम में जो विदाउट चेंज गई है, ये अच्छा फैसला है मैनेजमेंट की जानिब से? हसनैन जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है इस दौरे के ऊपर, और पाकिस्तान अपने 4 पेसर के साथ इस मैदान में उतरा और आपने देखा कि आज भी पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रन्स रोकना एक मसला दिखाई दे रहा है, बट अब तक की जो प्रोसीडिंग है, ऑल हैंड्स अब पाकिस्तान की बॉलिंग और बड़ी शानदार बॉलिंग का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया है। अब मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए आए हैं, जिनके क्रेडिट पर लगभग 4000 रन हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 4 उनके 100 हैं, 34 की उनकी रन बनाने की औसत है। अब जो देखने वाली बात है हसनैन, वो ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग को किस तरह रैप अप करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो काम करना था वो तो कर लिया। अच्छा ये भी बताएं कि आज ये तासुर है कि जो पिच है, जो कंडीशंस हैं, वो स्पिनर्स को ज़्यादा उनके लिए कारसाज साबित हो सकती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्पिनर्स भी हैं। अब बताया, मुझे कुछ ऐसा पिच पे लगा नहीं इस पिच के ऊपर। अगर आप देखें तो अभी जिस तरह मानोस लबुशैन आउट हुए विकेटों के पीछे हारिस की बॉल पर, या स्टीव स्मिथ आउट हुए, बाकी बैट्समैन तो शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो अप्रोच है वो बहुत ही वाज़ेह है कि वो आते हैं और अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से बहुत अच्छा एक फैसला साबित हुआ है अब तक कि पाकिस्तान के कप्तान रिजवान टॉस जीते हैं और उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान ने आउट कर लिया है। स्पिनर्स की जहां तक आपने बात की, देखिए इस पिच के हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि ये पिच जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करती है। ये मैदान जो है एडिलेड ओवल का, वो स्क्वायर बाउंड्री के अंदर जो है वो छोटा मैदान, यहाँ पर अगर आप लंबी शॉट खेलते हैं तो मैक्सिमम आपको रन हासिल हो सकते हैं। साइम अयूब को बॉल करने के लिए लेकर आए हैं आगा सलमान के होते हुए रिजवान। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में 1-2 स्पिनर्स मौजूद हैं, लबुशैन है, जैम्पा है, मैक्सवेल हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई मुस्तनद स्पिनर नहीं है। 4 प्रॉपर बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं और आपको अगले जो 10 ओवर हैं 5वें बॉलर के, वो पूरे कराने सलमान आगा और साइम अयूब के साथ। तो बहरहाल पाकिस्तान की टीम इस वक्त डोमिनेट कर रही है मैच के ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इसी खेल का मुजाहरा करे और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक कम टोटल तक महदूद है। अच्छा याहिया भाई, अगर देखा जाए तो आपकी एक बड़ी गहरी नज़र होती है क्रिकेट में, और ये
हमारा जो ओपनर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। आज भी हम सेम ओपनर्स के साथ गए। क्या समझते हैं, क्या वजह है कि मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर आपके कोच या कप्तान इन्हीं ओपनर्स के साथ जाना पसंद करते हैं? देखिए हसनैन, आप जिन ओपनर्स के मसाइल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि मसाइल हैं। लेकिन आप अगर देखें तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पहली बार वनडे मैच में इनिंग का आगाज कर रहे थे, आज दूसरी बार करेंगे। आप जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर टेस्ट मैच में जो है वो इनिंग का आगाज साथ करते रहे। वनडे में तो ये उनका सेकंड एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा आपको उनको मौका देना चाहिए जैसे आपने बाकी लोगों को मौका दिया। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना टैलेंट अब्दुल्ला शफीक पास है वो उसको डिलीवर कर नहीं पा रहे, और सेम एज इट इज साइम अयूब के साथ भी है, वो अपने टैलेंट के साथ इंसाफ कर नहीं पा रहे। लेकिन उनको आप मौका दे लीजिए। साइम अयूब जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, आप खिला लें तीनों वनडे इंटरनेशनल इस पेयर को, थोड़ा सा मौका आपको देना चाहिए। ठीक है, याहिया ये भी बताएं कि जो साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं उन्होंने बाबर आजम को फॉर्म में आने के लिए ये मशवरा दिया कि वो विराट कोहली का तरीकाकार देखें और उस पर अमल करें, इस मुताल्लिक क्या कहेंगे? आप रिकी पॉन्टिंग की बात कर रही हैं गजल। जी, बात दरअसल ये है कि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट है उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बाबर आजम को वो डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को वो डिस्कस कर रहे हैं। वो इस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान एक मुश्किल, कठिन, चैलेंज से भरपूर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। तो वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि वो हवा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि जी वो इस तरह की बातें करेंगे तो मीडिया के लाइमलाइट में वो आएंगे। पहले टेस्ट में 3-0 से टेस्ट सीरीज हारी है भारत की टीम। भारत की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ रही है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। वो भारत की टीम की न्यूजीलैंड के हाथों नाकामी को लेकर और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू कर नहीं रहे। पाकिस्तान टीम के अंदर वो कीड़े निकाल रहे हैं, पाकिस्तान टीम को वो मशवरे दे रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी जाती राय है। लेकिन जहां तक रही बाबर आजम की बात, खिलाड़ी जब अच्छा नहीं कर रहा होता तो उसको बेसिक के ऊपर जाना चाहिए, उसको जो है वो थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और बाबर आजम की जहां तक बात है, बाबर आजम अच्छा खेले हैं पहले वनडे इंटरनेशनल में, तो वो कहते हैं ना कि फॉर्म टेम्पररी, क्लास परमानेंट। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है कि बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। बट जहां तक ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर्स की बात है, तो मैं एक बार फिर आपको ये बताता चलूं कि मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके पास कहने और सुनने के लिए कुछ है नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाएं या फिर इंग्लैंड में जाएं तो उनकी टैक्टिक्स यही होती है कि अपोजिशन के ऊपर किस तरह से हमने प्रेशर बढ़ाना है, चाहे मीडिया से, चाहे आपके कमेंटेटर से। लेकिन याहिया भाई, अगर सिर्फ बाबर आजम की बात कर ली जाए तो उनको जो पहला ओडीआई है उसमें स्टार्ट भी मिला, लेकिन वंस अगेन वो स्पिन का शिकार हुए। क्या वजह है कि बाबर कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, उनका ग्रे एरिया बनता जा रहा है स्पिन? नहीं, ये नहीं कह सकते आप कि बाबर आजम वर्कआउट नहीं कर रहे। उनका पैशन है क्रिकेट, उनका ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट। ये कैसे कह सकते हैं आप कि वो मेहनत नहीं कर रहे? कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छी गेंद पर भी जो है वो आउट नहीं होते, और कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी गेंद जिस पर आपने काफी रन किए वो होते हैं, आपका वक्त नहीं होता तो आप उस गेंद पर भी आउट हो जाते हैं। तो बाबर आजम का बैट टैग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली बाबर आजम काम कर रहे होंगे, लेकिन दुनिया के एक बड़े बैट्समैन हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 10 साल हो गए हैं। तो अब टीमें उनकी जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर काम करके आ रही हैं, इसलिए बाबर आजम को भी अब मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा याहिया, ये भी बताएं कि पहले दिन की जो कारकर्दगी थी पाकिस्तान की वो हमने देखी, और आज भी अभी इस वक्त तक हम देख रहे हैं। देखने में तो यही लगा कि नहीं लगी आसान पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन जो एक मेथड था कि ओडीआई में जो है वो टफ टाइम देना है, वो अचीव नहीं किया। देखिए गजल, बात दरअसल ये है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लगभग 1 साल के बाद पाकिस्तान 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है। तो थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। आपका कप्तान बदला है, मैनेजमेंट बदली है, खिलाड़ी बदले हैं, एक नए फ्रेम ऑफ माइंड में पाकिस्तान की टीम है, तो थोड़ा सा आपको वक्त देना चाहिए इस टीम को। और जैसे ही आप वनडे क्रिकेट में वापस आए तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना पड़ रहा है। हमारी बड़ी बड़ी टीमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्ट्रगल करती रही हैं, तो ये नई टीम है और इनके खिलाड़ियों के पास तो ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं है। आप बात करेंगे एक्सपोजर नहीं है तो शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, बिल्कुल इनके पास एक्सपोजर है। लेकिन मैं बाकी खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको उनको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस टीम को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और मिडिल ऑर्डर की कितनी जिम्मेदारी होगी आज के इस मैच में? बहुत भारी जिम्मेदारी होगी।
और मिड ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कंधों के ऊपर कि वो किस तरह इस मैच को लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले गजल इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस वक्त 23वें ओवर का खेल जारी है। 110 पर ऑस्ट्रेलिया में 5 आउट है। पाकिस्तान बाकी मानदा 5 विकेटें भी हासिल करे, क्योंकि हमारी जो बैटिंग है वो वनरेबल है। हमारी बैटिंग जो है वो चलती है तो चांद तक चली जाती है, वरना शाम तक भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमको कम से कम स्कोर पर रोकने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को, ताकि इस मैच में अपनी जीत को यकीनी बना सके। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मुझे ये बताइएगा कि इफ्तिखार अहमद नहीं है इस टीम में, कोई फिनिशर का रोल प्ले करते हुए इरफान खान नियाजी आपको नजर आएंगे? कितना ज़्यादा दबाव होगा उनको? एक बड़ी मुश्किल सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पे जाके परफॉर्म करना इरफान खान नियाजी के लिए। हसनैन लियाकत साहब, आपने कहा कि फिनिशर नहीं है, इफ्तिखार अहमद नहीं है, तो मुझे खुद आप बता दीजिए कि क्या इफ्तिखार को इस टीम में होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या इफ्तिखार फिनिशर। मैं तो यही भाई वो कहता होता था कि इफ्तिखार गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, हमेशा से। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा हसनैन साहब कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। जी, लेकिन इरफान के हवाले से अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें, क्या वो परफॉर्म करेंगे और एक जो हमारा स्लॉट खाली है उसको वो फिल करने में कामयाब होंगे? हसनैन साहब, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको मौका मिले तो वो परफॉर्म नहीं करना चाहता? कौन सा ऐसा शख्स है जिसको मौका मिले तो वो सूरत हाल से फायदा उठाना नहीं चाहता? दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा। इरफान खान नियाजी के टीम में शमूलियत के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं और उनको जो है वो डिलीवर भी करना पड़ेगा। मेलबर्न में उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की, एक बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि उनका असल काम जो है वो बैटिंग है। फील्डिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपनी बैटिंग के बॉक्सेस को टिक नहीं करेंगे तो फील्डिंग से वो टीम में नहीं रह सकते। स्क्वाड में तो रह सकते हैं, टीम में नहीं रह सकते। तो उनको आगे आने वाले दिनों में जब जब जहां जहां मौके मिले उनको अपने अहलियत को, सलाहियत को साबित करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और या ये भी बताएं कि अब जिस तरह अब ये मैच हो रहा है 2025 की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, इस मुतालिक अब जिस तरह ये मैचेस हो रहे हैं, शायद अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा इवेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 में, तो अब एक टीम ऐसी तैयार करनी है इन मैचेस के बाद जो कि एक मतलब एक स्ट्रेटजी बनाए, स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे और आकर खेले, ऐसे खिलाड़ी तैयार करने होंगे। गजल, बात दरअसल ये है कि आप बहुत आगे बात कर रही हैं। हमको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे जाना है, जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका जाना है, जनूबी अफ्रीका के बाद जो है वो मुल्तान में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ एक प्राइज सीरीज खेलनी है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात आएगी। हमारी अगर आप स्क्वाड की बात करती हैं तो देखिए 15 रुकनी स्क्वाड, 14 रुकनी स्क्वाड में 8-9 खिलाड़ी तो आप आराम से पिक कर लेंगे। बाकी 4-5 खिलाड़ी जो हैं उनको आपको जो है वो स्क्वाड में रखने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये जो क्रिकेट इस वक्त हो रही है ऑस्ट्रेलिया में या फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में या फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका में, ये एक बेहतर मौका है कि खिलाड़ी जो है अपने मसल्स को शो करें और पाकिस्तान टीम में अपनी जो आमद है उसको मेक श्योर। ठीक, अच्छा यही अभी अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात गजल ने स्टार्ट ही कर दी, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या खबरें हैं आपके पास, क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी? क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स पे बात हो रही है। हाँ। लाहौर में मैचेस होंगे, फिर ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि एक मैच आप रावलपिंडी में भी करवाएं, दुबई की भी बात की जा रही है। दुबई, वो तो आईसीसी ने मेरे ख्याल कोई रिटर्न भी मांगा है कि आप रिटर्न हमें बताएं कि आप पाकिस्तान आएंगे या नहीं। उस हवाले से क्या खबरें, क्या इंडिया फाइनली पाकिस्तान आएगा? हसनैन लियाकत साहब, जब तक इंडिया पाकिस्तान आ नहीं जाता, मैच हो नहीं जाता, ये खबरें चलती रहेंगी, ये गुफ्तगू जबान ज़दे आम रहेगी। कोई कहेगा कि इंडिया नहीं आ रहा, कोई कहेगा कि इंडिया आ रहा है, कोई कहेगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, कोई कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेलेगा, भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। जब तक इंडिया पाकिस्तान नहीं आ जाता तब तक ये गुफ्तगू चलती रहेगी। लेकिन आपका जो क्रिकेटिंग तजुर्बा है वो काफी लंबा है, आप क्या समझते हैं कि वो आएगा इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? सिर्फ तज्जिया मांग रहा हूं आपसे। देखिए हसनैन साहब, फिर मैं दोबारा से आपसे अर्ज करूं और आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंडिया आए या इंडिया पाकिस्तान जाए, ये फैसला ना पाकिस्तान ने करना है ना इंडिया ने करना है। ये फैसला ना क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने करना है ना बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने करना है। ये दोनों मुल्कों की हुकूमतें ने फैसला करना है और सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। और जिस तरह जय शंकर पाकिस्तान आए थे, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, तो अच्छी बाइक्स है और मुझे नहीं लगता कि इस बार इंडिया जो है उसके पास कोई उज़्र होगा, इस बार इंडिया के पास कोई बहाना होगा कि वो पाकिस्तान। ठीक हो गया सर, आखिरी सवाल करूंगा, कितने रन होने चाहिए जो कि पाकिस्तान आसानी से अचीव कर सकता है? कम से कम रन होने चाहिए, तो 119 हो गए हैं।
और नेचुरल और बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। और अप्रोच बहुत वाज़ेह है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की कि आओ मारो रन्स को। तो सीधा मतलब ये है कि आपको उनको अंडर 200 रखना है, और अगर वो 200 प्लस करते हैं तो 250 के अंदर अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस भाई। आज एक बात कर रहे थे कि अब देखते हैं कि किस तरह मैच जो है वो आगे जाता है और कितने रन्स पाकिस्तान बना लेता है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हम बात करेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से, और कल क्योंकि हमारी छुट्टी है तो हम चाहते हैं कि पहले ही इकबाल डे मना लिया जाए अपने मॉर्निंग शो में। इसके अलावा आज बड़ा एक ज़बरदस्त दिन है शायरों के लिए। एक तरफ अगर जॉन इलिया का नाम लिया जाए तो उनकी आज बरसी है, फिर अनवर मसूद साहब की आज सालगिरह है। सो आज का दिन शायरों के नाम करते हैं। हाँ, आज का दिन शायरों के नाम, और इस मुताल्लिक आज हम बहुत इंटरेस्टिंग जो है डिस्कशन भी करने जा रही हैं। अल्लामा इकबाल के बहुत से शेर हैं, उनको मैं मतलब क्या क्या कहूँ। हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, दरवेश, सूफ़ी, सियासतदान, कानूनदान, और मतलब इतने ज़्यादा उनके शेर मतलब जिनमें मुझे एक बहुत ही मतलब एक मेरे दिल को छूता है, जिसमें जो है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। जी हाँ, और इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी शायर, फ़लसफ़ी और विजनरी लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाफानी तहरीरों से ख़ुद शनासी, रूहानी तरक्की और कौमी फ़ख्र का दर्स मिलता है। हम अल्लामा इकबाल की शायरी विरासत को सलाम पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल की विरासत हमारी कौमी तारीख़ का एक अहम बाब है जो नौजवानों में एक नई रूह फूंक देती है, और इसके साथ जो हमारी नस्ल के लिए एक रोशन राह की मंजिल है। इकबाल की शायरी में छुपे गहरे ख्यालात ने नस्लों को मुतासिर भी किया है। इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना मुर्शिद कहते थे। बिल्कुल ऐसे, और इसी तमाम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई भी टॉपिक हो इनको बुलाइए, इनसे बात कीजिए तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ साहिबजादा शहीर इलाही साहब की। साहिबजादा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके मदू करने का शुक्रिया। सर, सबसे पहले इकबाल की तो हमने तमीद बांध दी, लेकिन मैंने जिक्र किया था जॉन इलिया का। जॉन इलिया की भी आज बरसी है, उस हवाले से अगर हम थोड़ा सा आगाज़ कर लें। जॉन इलिया एक नहायत चाबुक दस्त, अपनी कला को जानने वाले, फसीहुल लिसान, लुगत में मानी आफरीनी पैदा करने वाले आदमी हैं, लेकिन मशाक होने के बावजूद वो अपनी शायरी में कोई बड़ा इस्तारा न पैदा कर पाए। हम ये जानते हैं कि जॉन की निजी ज़िंदगी ज़बूहाली का शिकार थी, और उसमें उनके नफ्सियाती मसाइल भी थे और कुछ पस मंज़र भी था। अल्लामा शफीक हसन एलिया के बेटे, रईस समरोवी के भाई, तकी इनके भाई जो थे वो बड़े कमाल के फ़लसफ़ी थे। तो इस तरह के दीगर मामलात आपकी ज़िंदगी में चलते रहे। जॉन ने जहाँ ऐसे अशार कहे जो जवानों को और बिलखसूस जिद्दत और जौदत से बना हुआ ज़हन मुतासिर होता है, उसको छू लेने वाले थे, वहाँ पर वो कोई बड़ी फ़िक्र न देकर जा सके। तो जॉन जैसे बर्बाद हुए और उसका जिक्र उन्होंने अपनी शायरी में किया, तो कम से कम वो जो नए एहसासात और जज्बात अब जवानान में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं रेलिवेंस उनकी मौजूद रहती है। तो जॉन का एक एहसान है कि उसने हमारी इस नस्ल को जो बिल्कुल गिरावट का शिकार है ज़बानदानी में, फसीहुल लिसानी में, किताब बीनी में, कवियुल हाफजा होने में, उनको कुछ अशार दे दिए। और वो जो ज़बान ज़दे आम हैं, जो पॉपुलर हैं, जो पढ़े जा सकते हैं, बासानी याद हो जाते हैं, आसान उर्दू में हैं। तो जो चाबुक दस्ती थी, फनकारी थी, कला थी, वो बहुत अच्छी थी, पाए की थी। लेकिन जॉन बदकिस्मती से वैसे बड़े शायर न बन पाए जो उनका ख्वाब था। जैसे गालिब हैं, जैसे मीर हैं, जैसे इकबाल हैं, सिराज औरंगाबादी हैं, वली तकनी हैं। और ये कहना भी मुनासिब होगा कि जो उर्दू शायरी है वो असल में फ़ारसी शायरी का तुफैली सैयारा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो जॉन यकीनन एक
एक अहम आदमी है, लेकिन जॉन ज़िंदगी में नाकाम रहे तो उसकी नाकामी के असरात उनकी शायरी पर भी पड़े। लेकिन क्योंकि आज उनकी बरसी है तो हम उनको नेक नामी से याद करेंगे और उनके क्या क्या शेर थे जो याद रहे, लेकिन जो उनकी बड़ी नज़म है उनको लोग भूल गए, दरख्त जर्द। अच्छा, वो पढ़िए, उसमें जॉन ने ब्रैकेट्स के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज, इस्तिलाहात और सौतियात को इस्तेमाल किया। वो जॉन का बड़ा काम है। तो जॉन के बड़े काम पर हमने नज़र नहीं डाली, इससे हमारी कौम की फिक्र की तरफ भी अक्कासी होती है। मिसाल के तौर पर कोई नया ब्रांड आ जाए, नया रेस्टोरेंट आ जाए तो खाने दौड़ते हैं, कपड़े पहनने दौड़ते हैं। नया लफ्ज आ जाए उससे मुंह फिर लेते हैं। Exactly. ये कौम की ज़बू हाली है। जवाल याफ्ता कौमें ऐसे अपने क्लीशे पैदा करती है। तो जॉन का भी हशर हमने वही किया जो हमने अपने बाकी शोरा या दानिश्वरों या फिलसूफ का किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी हो जाएंगे तुझको खबर होने तक। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि मतलब जैसे आपने जॉन की बात की है, बहुत से ऐसे शायर हैं, जैसे हम गूगल पर अक्सर सर्च करते हैं और उनकी शायरी देखते हैं, ऐसे शायरों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मुझे लगता है कि इस पर मैं रिजर्व्ड रखूंगा अपने कमेंट्स। शायर होने के लिए हमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा नौशा की यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पैमाना वो है कद को मापने का, और पैमाना जो गालिब ने दिया है वो आपने अपने एक शागिर्द को ख़त में लिखा था। शायरी काफिया पैमाई का नाम ना है का काफिया और रदीफ और वजन बेहतर करते रहो ना, ये तो चाबुक दस्ती हुई, फनकारी हुई, उस्ताजी हुई। शायरी मानी आफरीनी का नाम है। और आप देख लिए कि जहां जहां आपको ऐसे असातिज़ा मिलते हैं, शोरा मिलते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते, वो असल में आपके जज्बात और एहसासात की नमू का काम करते हैं। आपकी आंखों को तस्वीर देते हैं, आपके मन को तासीर देते हैं, आपके दिल को धड़कन देते हैं। ये बड़े काम करने वाले लोग अब ना हैं। अब भी कुछ लोग हैं लेकिन वो पसे पुश्त हैं, पर्दे पर हैं, क्योंकि हम वही चीज सुनना चाहते हैं जो पॉपुलर है। हम मौसीकी थोड़ी सुनना चाह रहे हैं, शोर सुनना चाह रहे हैं। बेशक हम अशार थोड़ी सुनना चाह रहे हैं, बस एक तमाशबीनी का सा तस्वुर है, तो उसके अंदर हम हाहाकार मचाए चले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तमाम शायरों के साथ ये हुआ कि हमने उनसे भी इल्हाकी शेर मंसूब कर दिए। वो सिर्फ इनके साथ ना है, बुल्ले शाह साहब, बाबा फरीद साहब, बाबा गुरु नानक, भगत कबीर, जो एक बड़ी कदीमी प्राचीन तहजीब है, ऐसे बड़े बड़े लोग। सब नदियां जल भर भर रहियां, सागर के बिदखारी साधु कर्मण की गत न्यारी, भगत कबीर। अब ऐसे बड़े लोग, सूरदास, तुलसीदास, नीचे आइए तो बुल्ले शाह साहब, मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और आप देखें इन सब का अलमबरदार इकबाल है। और इकबाल के झंडे के नीचे जबरदस्ती इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो हजूम बन गया है, उनसे एक सवाल तो कीजिए, इकबाल बड़ा शायर कैसे है? बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इकबाल की आपने बात कर दी तो नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज साकी। कल क्योंकि इकबाल डे मनाया जा रहा है, इस वजह से हमने आपको मदू किया। सर, इकबाल उसने तस्वुर पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान का ख्वाब देखा, फिर जो शायरी है इकबाल की उसको ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है। कितनी बड़ी शख्सियत थी अल्लामा इकबाल। नहायत कदावर आदमी, बहुत कसीरुल मुतालिया, फसीहुल लिसान, लुगत में अल्फाज जो हमारी तहजीब में मौजूद थे उनमें नए मानी फूंकना, ये इजहार की करामत है। पॉपुलर अशार एक तरफ रखिए, इकबाल ने सियासी मंजरनामे पर खत खींचा है, मजहबी तासुरात के ऊपर अपने लबो लहजे में गुफ्तगू की है, और गर्ब व शर्क दोनों के ऊपर एक वो शाहीनी उकाबी निगाह करके रखी है। ऐसा बर्ड आई व्यू देना, ऐसा वर्ल्ड व्यू देना, ये आसान काम ना है। क्या गार्सिया लोरका ये नहीं करके गए? क्या शेक्सपियर ने नहीं किया? क्या होमर ने नहीं किया? क्या टीएस इलियट ने नहीं किया? एजरा पाउंड आपके जूनियर मुआसिर हैं, वो कहते हैं कि शायरी ये है कि लफ्जों का इसराफ ना करो। आप देखें इकबाल बिल्कुल मुदब्बर, मुदल्लल, जामे, मुतहक्कक लफ्जों के अंदर पूरी बात कर जाते हैं। लादीनी और लातीनी किस पेच में उलझा तू, दारू है ज़ईफों का ला गालिबा इल्ला हू। अब ये पूरी बात क्या क्या, लेकिन समझ नहीं आएगी हमें, क्योंकि हम इन लफ्जों से नामानूस हैं। वो चश्मे पाक भी मेरे जज्बो मस्ती की तनासा अर्शियों से तस्बीह तवाफुल। ये देखें, ये समझ नहीं आती अभी भी। और
इसका सौती आहंग देखें, इसकी तस्वीर देखें, कैसी सेलेस्टियल बॉडीज बनाते हैं, कैनवस पर तस्वीर और रंग कैसे बिखेरते हैं। वो चश्मे पाक भी क्यों जीनते बरगस्तमा देखे, नजर आती हो जिसको मर्दे गाजी की जिगर ताबी। तो इकबाल तासुरात को, जज्बात को, एहसासात को और मनाजिर को आपकी झोली में डाल देते हैं। इतना बड़ा आदमी जो आपको अनदेखे मनाजिर दिखाए, अनसुने सौती आहंग दे जाए, और वो जज्बात और एहसासात जो अब तक आपकी पकड़ में ना आए थे वो आपकी झोली में डाल जाए। वो आदमी जो इंसान की भी तकमील कर रहा हो, एक तरफ से कौम को एक इज्तमाई तसव्वुर दे रहा हो और एक सियासी तहक्कुम भी रख, तो इकबाल पर भी इर्तका के अदवार आए हैं। तो इकबाल के ऊपर सरे 10 स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि यह हेटा या छोटा काम है। तो इकबाल मोस्ट रेलिवेंट है। इकबाल गालिब से बड़े शायर नहीं है। इकबाल यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, लुक अप टू, कि गालिब जैसा कोई मिसरा कहे, और क्या क्या गालिब के अशार और गालिब के इश्क में मुब्तला, मीर तकी मीर। लेकिन इकबाल रेलिवेंट बहुत है, रेलिवेंट है। इकबाल का रेलिवेंस इतना ज्यादा है कि हमारे यहां नहीं, हमारे इर्द गिर्द इस खित्ते में इकबाल की नज़में पढ़ी जाती। ईरान तो देखिए, आज़रबाईजान तो देखिए, अफगानिस्तान तो देखिए, और दीगर जरा अगर आप जर्मनी की तरफ जाइए जिस पे इकबाल खुद कहते थे। आपने रेलिवेंस के हवाले से बात की, तो हम चाहते हैं कि इस रेलिवेंस का पूरा आपसे पूछेंगे, मंजरनामा पूछेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो जाता है ब्रेक का। स्टे विद अस। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस मुतल्लिक आज हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ जो है वो एक जानी मानी शख्सियत भी मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की जो शायरी थी या फिर जो उनकी किताबें थी, जितनी हमने पढ़ी, शायद हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है इस मुतालिक, लेकिन उन्होंने अपने नौजवानों को हमेशा से ये कहा कि वो आगे बढ़ें और आगे आएँ, तरक्की करें। उनका ये एक विजन था। आज के दौर को अगर हम रिलेट करें तो इतने ज़्यादा मतलब रेलिवेंसी में नज़र नहीं आती नौजवानों की। हाँ, उसमें एक बुनियादी फुकदान या गिरावट या जो खलीज हाइल है वो ज़बानदानी की है। हमने मार्केट की ज़बान का इस्तेमाल किया है, और जो मार्केट इकोनॉमी है वो जिस तसल्लुत और तसर्रुफ से गालिब है, अंग्रेज़ी ज़बान या दीगर और बैनुल अक़वामी ज़बानें, उसने हमारी ज़बान से हमारा नाता या रिश्ता यूं तोड़ा है कि हमारी शनाख्त भी खुरच के ले गए साथ। आप जब भी अपनी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो अपनी तस्वीरें बनाते हैं, अपना आहंग पैदा करते हैं, अपने जज्बात की अक्कासी करते हैं। ये लफ्ज़ हाय में और आउच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बर्ड में और परिंदे में और परिंदे और पंछी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो लफ्ज़ों के अंदर इतना तनव्वु और रंगीनी और मुसव्वरी है ना, इसी से रेलिवेंस पैदा होती है। असल में रेलिवेंस मार्केट इकोनॉमी जनरेट कर रही है, शनाख्त थोड़ी पैदा कर रही है। तरक्की कारखाने और गाड़ियां बनाने का नाम थोड़ी है। हर वो कौम बड़ा काम कर जाती है जो अपनी लुगत के अंदर, अल्फाज के अंदर बतदरीज इजाफा करती चली जाए। तो आप देखिए कि हमने पिछले कुछ अरसे में या 100 सालों में कौन से नए लफ्ज़ पैदा किए हैं, कौन से नए बड़े शायर पैदा किए, कदावर लोग पैदा किए हैं। यही वो बड़ी मुसीबत है जो हमें खाए चली जा रही है। तो जो आपने असल और अहम या नुक्ते या जड़ का सवाल किया वो ये है कि क्या जवानों से मुतल्लिक थे इकबाल? इकबाल किसी ज़ईफ को भी हाथ लगा दे तो जवान कर दे। किसी लफ्ज़ जो फरसूदगी में हो उसको टाल के रख देते। इकबाल ने पुराने लफ्ज़ों को जिंदा करके दिखाया, पुराने जज्बात को ताज़ा करके दिखाया। वो लफ्ज़ जो कंदा थे उसको हाथ लगा के रोशन कर दिया। तो जवान ज़ईफ हो सकते हैं, ज़ईफ जवान हो सकते हैं। इकबाल की शायरी के अंदर वो तासीर है, लेकिन वो मुअस्सर कब होगी? जब आपके अंदर संजीदगी पैदा होगी। हम संजीदा नहीं हैं। हम 9 to 5 कल्चर के मारे हुए लोग इतनी बेचैनी और बेबसी और बेकसी का शिकार हैं कि हम लुगत नहीं खोलना चाहते, लफ्ज़ नहीं सीखना चाहते, उसको जोड़कर पढ़ना नहीं चाहते, उससे नया जज्बा अपने पर वारिद नहीं करना चाहते। यही है वो मसाइल। न मुस्तफ़ा न रज़ा शाम नमूद उसकी कि रूहे शर्क बदन की तलाश में है। क्या कहना?
समझ रहे हैं वो यूरोप को हम जवार अपना, सितारे हैं जिनके नशेमन से ज्यादा करीब। आप देखें इकबाल के पॉपुलर अशार ना है। आप कभी तुलुए इस्लाम पढ़ें, आप ज़ौक़ शौक पढ़ें, मस्जिद कुर्तुबा पढ़ें। एन मरी शिमल ने मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा पे पीएचडी की थी, इसलिए ना की थी कि उसके अंदर कोई बहुत फलसफे की गहरी बात ज़बां मकां की गई। वो एक तो उर्दू की तवील तरीन नज़मों में से है, और दूसरा उसके अंदर इकबाल ने जो रंगीनी, जो तनव्वो, जो तासीरात, जो एहसासात सर्फ करके खपा के दिखाए हैं वो मैचलेस है। इकबाल शुरू करता है सिलसिला रूज़ और शब नक्श करे हादिसात, ख़त्म भी वही करता है। नक्श सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर। और तमाम बातों में इकबाल जिस तरह चीज़ों को जोड़ते हैं, रेलिवेंट रखते हैं, कमाल है। अब आप देखें हमारे यहाँ और जवानों के यहाँ इश्क की ताबीर, तफसील या उससे मुतल्लिक क्या सोच या तसव्वुर है। इकबाल को देखें, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। आप देखें कहां कहां लाते हैं। इश्क है सहबाए खाम, इश्क है कासुल किराम, इश्क है इब्नुस सबील, इसके हजारों मुकाम। जरा सौती आहंग देखें, तस्वीर देखें, इसके अंदर इकबाल जज्बात और एहसासात को जो नई चीजें फराहम कर रहे हैं कि तेरे अंदर भी वो जिब्रील का दम फूंका जा सकता है जो सैयदना मसीह के लिए जिब्रील ने मरियम में फूंका था अलैहिमुस्सलाम। आप देखिए इकबाल इंसान को किस पेडिस्टल पर फाइज करते हैं। ऐसा बड़ा आदमी, ऐसा कदावर आदमी, और हमारा जवानों का उनसे ताल्लुक क्या रह गया। जितना इकबाल समझ में आता है उतना ठीक है, ले लो रख लो, बाकी टांग काट दो, क्योंकि हम उसके सामने नहीं बन पा रहे। बजाय कि कोई लुगत की सीढ़ी लाएं, समझें, संजीदगी लाएं, वो लगाएं और उसका सामे बने, कान करीब करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूले किताब, गिरा कुशा है नाराजी न साहिब के शाब। अच्छा, ब्रेक से पहले आप रेलिवेंस के हवाले से बात कर रहे थे, वो मैं बात करना चाहता हूँ कि इकबाल की रेलिवेंस अगर असर हाजिर की भी बात कीजिए तो किस तरह है, किस पैमाने में आप उसको देखते हैं। जिस शॉर्टकट के दौर में हम जिंदा हैं, तो एक ही वक्त में अगर हम किसी ऐसे आदमी का मुतालिया करना चाहें या किसी एक ऐसे बड़े जहन का मुतालिया करना चाहें जो मेरे दिल को हरारत, जहन को रोशनी, तारीख, अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब सब सिखाए, तो इकबाल को पढ़िए। ये इतना रेलिवेंट आदमी है। इकबाल के तराजिम हो चुके हैं, इसको कौमी सतह से उठाएं तो आलमी सतह पर इनकी चेयर्स मौजूद है। यानी कैलिबर देखें, स्टेचर देखें, ग्रैंडर देखें इकबाल का, इकबाल की शख्सियत का, उसकी शायरी का। फिर इकबाल यूं भी रेलिवेंट है कि उन्होंने काम उर्दू में थोड़ी किया, फारसी में किया, अंग्रेजी में किया। आप उनके अंग्रेजी के खुतबात के नोट्स नहीं ले सकते। कितना बड़ा आदमी है। मसला यह है, अलमिया यह है रेलिवेंस का, कि हम अपने मोहसिन से जो हमसे नेकी कर रहा है उससे शिकवा कर रहे हैं कि तुमने मुझे इतना सामान दे दिया कि मैं उठा के घर नहीं लेके जा सकता। इतनी मुश्किल शायरी कर दी, इतनी मुश्किल बातें कर दी। मुश्किल को टाल नहीं रहे तो मुश्किल कुशाई कैसे होगी, हाजत रवाई कैसे होगी। देखिए आसान बात पूरी समझ लें, क्या होगा आप नतीजतन कहेंगे ये तो मैं जानता था। आप मुश्किल बात आदि भी समझिए तो वो आसान बात के पूरी समझ आ जाने से बहुत बेहतर है, क्योंकि उससे ज़हन स्टिमुलेट होगा। बिल्कुल। तो इकबाल के यहाँ आपको जा बजा ये मौज़ूआत, ये मज़ामीन, ये मुहासिन मिलते हैं कि मैं डायरेक्शन लेस तो नहीं हो रहा, मेरी समत मुतय्यन है। इतने नज़रियात में से मैं किस तरफ देखूं ताकि क्लैरिटी रहे, विजन वाजे रहे, वर्ल्ड व्यू मेरा मेंटेन्ड रहे। और उसके साथ साथ आपको इकबाल कौमों से मुतारिफ करवाते हैं, फिलसूफ से मुतारिफ करवाते हैं, मज़हब से मुतारिफ करवाते हैं, और सबसे बढ़कर आपके एहसासात और जज्बात की करेक्शन करते हैं। ये मीर तकी मीर जैसे आदमी का काम था। मीर जिस तरह बड़ी शायरी करते थे, गालिब जैसे बड़ी शायरी करते थे। सद जलवा रूबरू है गालिब, सद जलवा रूबरू है जो मिशगा उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। और आप मीर के यहाँ देखिए, आपको यही चीज़ें मिलेगी।
त्या इश्कबाजी चौपड़ अजब बिछाई, देखिए पुरानी उर्दू है। एग्जैक्टली। कच्ची पड़ी है नर्दें, घर दूर है हमारा। ये इस कबील का आदमी है इकबाल, एक ही वक्त में पुराना और आज तक नया। ये है रेलेवेंस। आप ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो हॉरिजॉन्टल भी हो, वर्टिकल भी हो, और लफ्जों की हॉरिजॉन्टलाइजेशन और वर्टिकलाइजेशन को मेंटेन रखे। इस पर हम बात को वाजे करते हैं। बड़ा आदमी, बड़ा शायर कौन होता है? जो आपको हाईएस्ट थॉट दे और डीपेस्ट पैशन दे और उसको एक वक्त में एक कर दे। ज़हन दिमाग में जो ख्याल सोच फिक्र उतरे वो पुरशिको हो, पुरहैबत हो, कुमंद डाले, और जज्बात और एहसासात की तासीर ऐसी हो कि पाताल को पाट के तैतुल सुरा में जा गिरे। इसको एक वक्त में इकट्ठा करके दिखाए। ये इकबाल की हुस्ने इजहार, बल्कि मैं कहूंगा इजहार की करामत है, जो इकबाल को आपको जा बजा पढ़ने से मिलती है। अब अजीब व गरीब मंजर खींच देते हैं इकबाल। सुबह इकबाल के नजदीक बौद उधे है, सूर्या उधे ना है। सूरज भी तुलू हो रहा है और आपके अंदर नया इंसान भी तुलू हो रहा है। चांद अगर रोशन है उसको देखते रहोगे, चांद ना बनोगे, चांदनी से तो हो जाओगे। इकबाल के यहां ये जो सेलेस्टियल बॉडीज से कॉरेस्पॉन्डेंस है नेचर के साथ, फिर वो मुलाकात जैसे करवाते हैं बाकी लोगों से आपकी। आप देखिए जहां से रुश्द हिदाया उनको हासिल है, रूमी अलैहि रहमा, आप देखिए उनको कैसे लेकर आते हैं बीच में। खुद कहा रूमी ने, कारे मर्दा रोशनी और गर्मी अस्त। बड़ा आदमी कौन होता है? रेलिवेंट आदमी कौन होता है? जवानों और ज़ईफों के लिए बैक वक्त पुरतासीर आदमी कौन होता है? रोशनी और गर्मी दोनों देकर जाए। सूरज की माने दो, तलू हो तो रोशन भी हो, गर्म भी हो। हरारत दिल को, रोशनी ज़हन को, जिससे अकल, इदराक, फहम पैदा करे, और दिल जज्बात और एहसासात पैदा करे। तभी तो इकबाल कहते हैं, नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, पाक दिलो पाक बास, नुक्ता परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तलिस्मो मजाज। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी, कार कुशा, कार साज, खाकी और नूरी निहात, बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज। ये देखिए तो सही, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या स्टूडियो के अंदर हरारत पैदा नहीं हो गई? हो गई। सिर्फ इकबाल के अशार पढ़ लेने से। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यकीनी तौर पर इकबाल जो थे बहुत पैशनेट थे, हम्बल भी थे, विजनरी भी थे। उनमें आप क्या ये हमें रिकमेंड करेंगे कि हम जैसे नौजवानों को उनकी कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आसानी से समझ आ जाए और उनको समझें और पढ़ें? ये वैसे मैंने भी करना था इस वजह से कि आपने अभी जो हम 20-25 मिनट से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो हार्डली कुछ 4 जुमले मैंने ऐसे गिने जो आपने इंग्लिश में बोले हों, नहीं तो बड़ा बज़ आ रही थी, मजा आ रहा था आपकी उर्दू को सुन के। प्योर उर्दू के साथ आपने। एक तो ये है कि इंसान हर वो चीज आसानी से सीखता है जिससे मोहब्बत कर लेता है। हमारे मोहब्बत का किबला बिगड़ गया। पहले मुशायरे होते थे, महाफिल होती थी, बुजुर्गों की सोबत होती थी, उससे आप क्या सीखते थे? पुराने लफ्ज, वो लफ्ज जिसके अंदर जज्बात और एहसासात कैद हैं। अब आप क्या कह के हट जाते हैं? आई एम सॉरी। ये आपने रस्मन कहा है, दिल से थोड़ी कहा है। और जैसे मैं अमूमन मिसाल देता हूं, आप माँ से कहते रहे कि बेबे जी, माँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो कह के भी दिल नहीं भरता, इसको जज्बा कहते हैं। कहकर भी थोड़ा रह जाए, पानी पीकर भी प्यासे रह जाएं, खाना खाकर भी भूखे रह जाएं, ये वो बड़ी चीजें हैं जो हमें पैदा करनी होगी। असल में इस सवाल के अंदर ही एक खला है या गिरावट है, वो ये है कि हम कहते हैं आसान चीज बता दें। तो पहले ये है कि आसानी की तरफ, हम पहला कदम ही हमारा आसानी की तरफ है। हम आसानी की तरफ बढ़े ये सोचकर कि मुश्किल चीज को मैं आसान कर सकूंगा। तो एक आखिरी बात इकबाल की जो आजकल बहुत जरूरी है, जो इकबाल ने कही थी, असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो ऐ बुलबुल, नवारा तल्ख तर मीज़न चु ज़ौक़े नग़मा कामयाबी। उर्फी शिराजी का मिसरा बांधा है इसमें। अगर तुम अभी भी सो रहे हो तो ऐसा ही है कि तुमने
इनकिलाब की तहरीक की मिठास को थूक दिया है, अब तुमसे कड़वी जबान में बात की जाए। तो इकबाल भी आखिर में इस बात पर उतर आए थे कि इफ आई एम नॉट एबल टू एड्रेस देम सॉफ्टली, एड्रेस देम इन अ हार्ड मैनर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहीर इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे ही हम सब ने एंजॉय किया और आज आपने भी ये सेगमेंट एंजॉय किया होगा और इकबाल डे के हवाले से ये खुसूसी सेगमेंट था। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे गज़ल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।